A very good evening, students. Welcome to Supernova Digital class. I am Anamika, and today I am going to teach you about the fundamental unit of life, that is the chapter of your class 9. Okay, so we are going to start this class going to be bilingual, means to say मैं आपको यहाँ पर आज जो पढ़ाऊंगी वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में होगा, ताकि कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम है वो भी इस बात को कवर कर सके. ओके, so the name of the chapter again, the fundamental unit of life. Okay. So टॉपिक टू बी कवर्ड मीन्स आज हम कौन कौन से इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं. जैसे कि हम बोलते हैं ना चैप्टर का सार, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये यहाँ पर लिखा हुआ है. सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या होता है, नेक्स्ट जानेंगे हम सेल थ्योरी क्या होती है, फिर हम पता करेंगे कि सेल के कौन कौन से डिफरेंट शेप्स होते हैं, किस किस साइज के सेल होते हैं और उनके नंबर्स के बेस पर सेल के कितने टाइप होते हैं. नेक्स्ट बात करेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि सेल का शेप या सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा आपका इस चैप्टर का सेल डिवीजन के बारे में. आपने शायद सुना भी होगा, आपके स्कूल में या पढ़ा होगा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में, हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, इंट्रोडक्शन टू सेल, यानी कि सेल का इंट्रोडक्शन देंगे. जैसे हम हमारे बॉडी का इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं आपसे पूछूं गिव मी योर इंट्रोडक्शन, तो आप क्या बताओगे, आपका नाम बताओगे, आपके पेरेंट्स का नाम बताओगे, है ना, अपने स्कूल नेम और आपकी जो भी चीज है पर्सनल आप वो बताओगे. अब हमारा जो बेचारा सेल है वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देगा. देखिए इधर क्या लिखा है, सेल आर स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ. देखिए किसी भी चीज को बनाने के लिए किसी एक चीज की जरूरत होती है. मैं मतलब समझ नहीं आया मुझे. जैसे कि मैंने बोला कोई घर है, उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, पहले ईंट चाहिए होगी यानी ब्रिक चाहिए होगी, सीमेंट चाहिए होगी, वाटर चाहिए होगा. इसी तरीके से कोई भी बॉडी फॉर्मेशन करने के लिए, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, हमें किस चीज की नीड होती है, हमें सबसे पहले सेल की नीड होती है. सेल हमारी स्ट्रक्चरल, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर यानी कि शेप देने के लिए चाहिए होता है. हमारी बॉडी में जो भी दुनिया भर के काम होते हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन, जितनी भी प्रोसेस होती है सेल की हेल्प से ही होती है. तो ये फंक्शन हमारी बॉडी को फंक्शन करवाने में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल यूनिट. बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है, हमारे पेरेंट्स से, है ना, हमारे पेरेंट्स से हमें सेल मिलता है ना. ये हम चाहते हैं रिप्रोडक्शन जो आपको क्लास 10th में उसमें पढ़ेंगे. तो जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, जो भी इस धरती पर जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी अलाइव है ऑन दिस प्लेस ऑफ अर्थ, है ना, वो सभी किसके बने हुए हैं बच्चे, लिविंग बीइंग के बने हुए हैं. नेक्स्ट आता है द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फ्रॉम बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल. हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, रेस्पिरेशन, आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन में मतलब होता है सांस लेना. क्या होता है, सांस लेना. तो फिर ब्रीथिंग क्या होता है, डिफरेंस बताइए रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का. आपको अभी तक यही पढ़ाया गया कि ब्रीथिंग मतलब होता है ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 आउट, है ना. बट और रेस्पिरेशन में आपको ये लगता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बट दैट इज नॉट अ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन मतलब होता है जो भी आप खाना खा रहे हो, द फूड यू इनटेक एंड डाइजेस्ट, जो भी आप खाना डाइजेस्ट कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो फूड को, उससे मिलने वाली जो एनर्जी होती है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आप अपने दिन में चलने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए जो भी एनर्जी आप यूज करते हो, वो सब हमें जो फूड से मिलती है, उस एनर्जी को यूटिलाइजेशन करने को रेस्पिरेशन कहते हैं. और ये करता कौन है, सेल. कौन करवाता है, सेल. इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारे पूरी बॉडी का एंटायर फंक्शन होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो कौन करवाता है बच्चे, सेल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, आगे बढ़ते हैं. अ सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, hence are known as building block of life. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो सेल होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है. बेटा रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे री मतलब क्या है, अगेन. क्या है, अगेन. यानी कि कोई भी चीज अपने आप को, कोई भी चीज, कोई भी सेल अपने आप का डिवीजन कर रहा हो. क्या कर रहा हो, डिवीजन. ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है इनटू मोर देन वन सेल, है ना. इसी चीज को हम रेप्लिकेशन कहते हैं. क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन.
बैक टू द लास्ट पेज। कोई भी सेल अपने आप को डिवाइड करता हो इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी अदर, ठीक है। हैंस दे आर नोन एज, इसीलिए हम इनको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि एक जीवन को बनाने के लिए क्या होती है, ईट होती है एक तरह से। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉडी होती है, जैसे कि घर के लिए ईट चाहिए तो ईट क्या है हमारी, पहली ईट से ही तो घर बनता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी का पहली चीज सबसे पहले क्या आता है, कोई भी जीवन को निर्माण करने के लिए सेल, क्या आता है, सेल। मैम इसका मतलब कैसे होता है ये, सबसे पहले हमारी बॉडी किससे बनती है, सेल से। किससे बनती है, सेल से। उसके बाद बहुत सारे सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, सेल्स का समूह मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। क्या बनाता है, टिश्यू। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर 6 से शायद चैप्टर 9th क्लास का, टिश्यू। टिश्यू जो होते हैं बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन। कौन कौन से ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट इन योर बॉडी। ये सब क्या कहलाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। मैम यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम मतलब होता है जैसे कि इन सबकी आपस में क्या रहती है, रिलेशन रहता है, कनेक्शन रहता है। ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, बैंक बैलेंस चलाते हैं। कैसे, जैसे कि हमारा लीवर है, लीवर हेल्प करेगा हमारी स्टोमक को, है ना, डाइजेशन करवाने में। फिर हमारा स्टोमक कहाँ जाता है, स्टोमक से जो डाइजेशन करके जो फूड होता है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर ही तो एक बॉडी बनती है, और ऐसे ही बॉडी को हम क्या बोलते हैं, और ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सेल। मैम ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, मतलब पहली बार कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने हमको ये बताया कि सेल किसने ढूंढा था, सेल होता है इस अर्थ पे, सेल जैसी कोई चीज भी होती है ना, ये किसने बताया। तो जो सेल था उसकी सबसे पहले डिस्कवरी मतलब होता है खोज। क्या होता है, तो सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ह्यूग नाम के एक साइंटिस्ट थे। 1665 में उन्होंने सेल के बारे में बताया। इसी वजह से आज आपको पढ़ना पड़ रहा है, केवल इन साइंटिस्ट की वजह से। नेक्स्ट है हमारा एंटोन वैन लोएनहर्क। इन्होंने बताया था हमारे प्रोटोजोआ के बारे में, इन्होंने बताया था हमारे बैक्टीरिया के बारे में, और इन्होंने सबसे इंपोर्टेंट बताई थी कि सेल हमारा जिंदा होता है। कैसा होता है, मैम जिंदा होता है मतलब क्या है, जिंदा मतलब होता है कि ये फूड को ले रहा है, एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, तो ये क्या है, लिविंग है। कैसा है, लिविंग होता है सेल। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे 1831 में। इन्होंने बताया कि सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है। ये हमारा सेल है बच्चे, सेल के पास एक न्यूक्लियस है, इसके आसपास एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा। मैम न्यूक्लियस क्या होता है, ये नहीं बताया आपने। न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा सेल क्या करता है, फूड लेता है, फूड को डाइजेस्ट करता है, यूटिलाइज करता है, एनर्जी बनाता है, लेकिन इसको कमांड करने के लिए कोई तो हेल्प करता होगा ना, कोई तो बोलता होगा चल ये काम कर, जैसे आपके मम्मी पापा कहते हैं। इसी तरीके जो सेल को कमांड करता है वो कौन होता है बच्चे, न्यूक्लियस। कौन होता है, न्यूक्लियस। तो किसने फाइंड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। आपको सन और साइंटिस्ट के नेम याद होने चाहिए, कंपलसरी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेरी फेमस साइंटिस्ट शेल्डन एंड शेवान। कौन है, शेल्डन एंड शेवान। 1838 में और 1839 में इन्होंने एक सेल थ्योरी बताई थी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है पुरकिंजे। कौन है, पुरकिंजे। इनका नाम थोड़ा अजीब है, बट यू हैव टू लर्न बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर ओनली, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 1839 में इन्होंने बताया प्रोटोप्लाज्म के बारे में। मैम प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तो स्टेयर्स को चढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज फॉर ऑल टुडे। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे क्लास। प्लीज आप लोग यहाँ तक याद कर लीजिएगा।